नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया की खास पेशकश सफर कामयाबी का। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता से, अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से और अपने 50 साल के अनुभव से वो नाम हासिल किया है, वो मुकाम हासिल किया है जिसको पाने के लिए बड़े बड़े पत्रकार तरसते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी का। आलोक जी, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आलोक जी, अगर आपकी प्रोफाइल देखें तो आपकी जो एक प्रोफाइल है वो एक ऐसी प्रोफाइल है जिसका सपना शायद एक पत्रकार दिल्ली, नोएडा आकर या कहीं भी जहां भी वो अपना काम कर रहा है वो देखता होगा। आउटलुक कह लीजिए, एनबीटी कह लीजिए, हिंदुस्तान, नई दुनिया, भास्कर, ऐसा कौन सा संस्थान है जहां आप संपादक नहीं रहे? ऐसा कौन सा संस्थान है जहां आपने काम नहीं किया? तो आपका जो एक जीवन है वो जीवन न होकर के अपने आप में एक पाठशाला है। तो चूंकि हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही सफर कामयाबी का रखा गया है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए आप सबसे पहले अपने प्रारंभिक जीवन से जुड़ी हुई यादें हमारे साथ साझा कीजिए कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा था। आपने नाम ऐसा दिया है कि मुझे भी ये कहना पड़ेगा कि सफर सुहाना दुनिया का। जी। तो देश तो आप कह ही रहे हैं। एक मेरी पुस्तक है जिसपे मेरी यात्रा के जीवन जैसे कहना चाहिए कि जीवन भी रहा है, यात्राओं का भी जीवन है। जैसे कहते हैं आप बचपन से लेके, आपने भी अपना कार्यक्रम का नाम ही रखा है। तो सफर तो है ही निश्चित रूप से, और कांटे भी होते हैं सफर में। मैं तो इसीलिए, जैसा मैंने शायद पहले भी एक दो इंटरव्यूज में आपके साथ बातचीत में या कुछ कहा है, मैं तो बहुत ही छोटे से गांव से आया और आज भी मेरा सफर, या कहना चाहिए कि सफलता के बाद भी आप जैसे जो युवा है, आनंद पाराशर जैसे, उन युवाओं के साथ भी मुझे सीखने का अभी भी मुझे लगता है कि मुझे सीखना चाहिए। अभी मैं उनमें सब डिजिटल टेक्नोलॉजी अब आ गई है। हमारे जो बच्चे हैं, जो ग्रांड से मतलब के, उनको वो 10 वर्ष की उम्र में जितना अच्छा डिजिटल करने लगे, वो जूम पर कैसे पीछे पुस्तक दिखाई दे वो जान सकते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस पीढ़ी के साथ, 2-3 पीढ़ी के साथ रहा। और एक छोटे से गांव से स्कूली शिक्षा रही, जहाँ न सड़क थी, न कोई पानी था, कुएं का पानी। और समझिए 10-11 वर्ष की उम्र तक तो मैं ऐसे ही गाँव में रहा, जिसमें मेरे पिता शिक्षक रहे और उसी में कक्षा लगती थी, उसी में रात को खाट लगाकर सोते थे। छोटा सा कक्ष था जिसमें माताजी हमारे खाना भी बनाती थी। कोई शौचालय नहीं था, कोई पानी का नल नहीं था। तो वो उससे लेकर के, इसीलिए आज भी जीवन में, उसके बाद जब थोड़ा सा शहर में, उज्जैन जैसे शहर में आए, तो उसके पहले थोड़े बड़े गाँव में भी गए जहाँ पर थोड़ी सुविधाएं उससे बेहतर थी, दुकान और शौचालय भी थे। और ऐसा भी नहीं है, मुझे चूंकि पिता शिक्षक थे और ऐसे गांव में रहने का हुआ। जबकि दादाजी बड़े ही, जबकि मेरा जन्म हुआ तो मेरे दादाजी चुनाव 1952 में लड़े थे जी। वो वैसे मैंने काम कर चुके थे, लेकिन बाकायदा चुनाव निर्दलीय रूप में लड़े और अच्छे खासे वोट मिले थे उन्हें भी। खेती वगैरह भी थी उनकी, कुछ उन्होंने वैसे कोई काम भी किया था सरकारी सेवाओं में भी, लेकिन वहाँ खेती बाड़ी सब थी। लेकिन पिता चूंकि शिक्षक बने थे तो गाँव में रह करके शिक्षा मुझे मिली। और उसके बाद उज्जैन में आए, वहाँ पर स्कूल में शिक्षा हुई, कॉलेज में शिक्षा हुई। कॉलेज में ड्रामा करना, डिबेट करना, उससे पत्रकारिता की तरफ बढ़ने का मुझे अवसर मिल सका, क्योंकि मैं लिखता पढ़ता था और मुझे ऐसे अवसर मिलते चले गए। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का स्ट्रिंगर बना, नई दुनिया का स्ट्रिंगर बना, तो दोनों में तत्काल पहली नौकरी वही मिल गई, इंदौर में, उज्जैन से जाकर के। और फिर इंदौर से ही हिंदुस्तान समाचार में स्ट्रिंगर के रूप में 2-3 साल काम कर चुका था। जब मैंने अप्लाई किया कि मुझे लगा कि इंदौर छोटी जगह है, बड़े सबने समझाया समुद्र है मत जाओ, मैं पुस्तकों में भी लिखा है कि जो है वो मत जाना, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, समुद्र में तैरना है तो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मेरी ऐसी शुरुआत हुई और मैं दिल्ली 1971 में दिल्ली आ गया, जहाँ एजेंसी में 5 साल काम किया मैंने। उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल था। तो जैसा कि आपने बताया कि एक छोटे से कस्बे में आपकी पैदाइश थी और एक ग्रामीण परिवेश में आपका जो बचपन गुजरा, तो दिल्ली एक बहुत बड़ी जगह थी, दिल्ली में आप किसी को जानते भी नहीं थे। तो मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि दिल्ली आने के बाद किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से आपको दूसरी नौकरी मिली?
देखिए, जैसा मैंने कहा कि मुझे तो बहुत ही खुशी हुई थी। एक 125-150 मुझे कहा गया था 1 महीने या 3 महीने में काम देखेंगे और नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। एक वहाँ परमानेंट नौकरी, इंदौर जैसे नई दुनिया जो वहाँ का सबसे प्रमुख अखबार है, उसको छोड़ करके आप दिल्ली आए तो खतरा बोल लेते ही आया जी। रहने का भी कहाँ होगा, खुद खाना बनाने का दोबारा नहीं था कभी कुछ, लेकिन फिर भी 1-2 महीने उसमें रहा और फिर जिससे कहते सहकारी था, इसलिए फिर से मैं बहुत सहकारिता में जुड़े। एक नेता भी थे हमारे क्षेत्र के, सांसद भी रहे, उनके साथ रहने का एक कोने में जगह जो है वो प्रिंसिपल जनपद जैसी जगह में रहने को भी मिल गया। हिंदुस्तान समाचार का ऑफिस यहाँ था, मंडी हाउस, तो कुछ कम वेतन में भी उसके बाद 150 शुरू हुआ, फिर 250 हुआ, 300 हुआ। और उसमें इसे संघर्ष इसलिए मैं कहूंगा कि मैंने मान के चला था कि जो भी कठिनाई आएगी, एक समय में भोजन करना होगा, एक समय करेंगे, लेकिन उसके बाद चाय पीने के 10 रुपया है तो अशोका होटल में भी चाय पीने जाएंगे, ताकि लगे ना कि नेता से ही चाय पीते जी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। स्वाभिमान एक अलग तरह का उस उम्र में होता है जो आप सब में आज भी है, लोगों में रहता है कि हम अपने बल पर क्या कर सकते हैं। तो उस तरह से उस संघर्ष को मान के आया था, इसलिए मुझे उसको संघर्ष देता था, उसका भी एक सुख था कि कैसे हम उसके साथ। फिर ये छूट मुझे थी कि मैं और भी पत्र पत्रिकाओं में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। उसका समय यहाँ पर कोई उस एजेंसी पर प्रभावित न हो, क्योंकि एजेंसी में तो समाचार ही लिखना होता था। और मैं चूंकि तब से मेरी आदत बचपन से कहना चाहिए कि जैसे सिंगर स्कूल में कॉलेज डेज में हो गए थे, तो रात को 4-5 घंटे सोना, जो आज भी मुझे 5 घंटे नींद 4 घंटे नींद हो जाए तो पर्याप्त जैसी लगती है, या बीच में जल्दी नींद सो जाए तो उठ जाता है, वो आदत थी। तो मैं लिखता था धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, सब जगह फ्रीलांसिंग जिसको कहते हैं, तो लिखता। तो उससे भी 25 रुपया भी मिल गया तो लगता था कि आज अच्छे जाकर के सिनेमा देखा जा सकता है बच्चों के साथ। वो बल्कि आपको आश्चर्य होगा, ऐसा कभी होता नहीं था। जो लोग सुनते हैं तो कोई पूरी विश्वास नहीं कर सकते बच्चे कि चेक यदि टाइम्स ग्रुप से मिला तो वो जाकर के करनाट प्लेस पे दुकान होती थी केमिस्ट, वो उसी चेक पर ही हमको पैसा, पता नहीं वो चेक कैसा होता था मुझे नहीं मालूम। आजकल तो किसी को चेक देगा ऐसा तो कोई कैश दुकानदार देता नहीं, लेकिन वो पीछे को दस्तखत कराता था, वो चाहे सेल्फ कहना चाहिए, लेकिन सेल्फ भी नहीं होता था, दाम होता था। उस जमाने में शायद सुविधा थी उनके पास, तो वो 25 रुपए नगद मिल जाता था। इधर चेक मिला, जा करके उसको भी कैश कर, तो जो कुछ है उसको खर्च करने की आदत रही। और वो संघर्ष में एजेंसी में चूंकि अनुभव बहुत हुआ संसदीय रिपोर्टिंग का, टीपी मिश्रा, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, बड़े बड़े जो नेता, वी चौहान जो मंत्री, तो एजेंसी में आप काम करते हैं, संपादक कभी लेके गए, बाद में आप ही फॉलो विद दैट चुका है, उसके बाद का फेज बात करेंगे। लेकिन वैसे मेरा मानना है कि उसमें कम उम्र में संसदीय रिपोर्टिंग, दिल्ली की रिपोर्टिंग के साथ 1 साल बाद संसद की रिपोर्टिंग के अवसर मिलना और उसमें नेताओं से संपर्क और लिखना। सीबीआई के डायरेक्टर का उस जमाने में 73 में 6 पेज धर्मयुग, जहां में संपादक भी मुझे नहीं जानते थे, काम यहाँ कर रहा था, वहाँ एक हमने भेजा लिख करके इंटरव्यू भी, और सीबीआई के बारे में पहली कवर स्टोरी आज भी मेरे पास रखी है, वो 6-8 पेज की छवि धर्मयुग में कवर के साथ। उस समय की सबसे प्रमुख पत्रिका थी जिसकी 3.5-4 लाख उस समय सर्कुलेशन था 73 में, तो वो छपी। उसका भी एक उत्साह, यहाँ साप्ताहिक में हिंदुस्तान में मनोश्याम जोशी संपादक थे, वहाँ कुछ लिखना, भारत टाइम्स में लिखने का। तो मुझे लगता है कि इससे मुझे कम उम्र में बहुत कुछ काम करने का, लोगों से मिलने का, शिक्षा सबसे बड़ी वही है, मैं ऐसा मानता हूँ। पत्रकारिता के स्कूल में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन आपको, और दूसरा मुझे शुरू से सिखाया गया था, कहते सीखना पड़ा था, ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा। आज भी यदि आनंद पाराशर कहें कि आपकी ये लिखे हुए में या आपको बोले मुझे एडिट करना है, मुझे बुरा नहीं लगता जी। जब मैं रात को 11 बजे अपनी कॉपी खबर लिखता था, तो जो हमारे प्रमुख वहां पर इंचार्ज थे उज्जैन में भी, तो कहते नहीं ये पसंद नहीं आया, दोबारा लिखो। अब बताइए, जो सुबह 7 बजे लड़का निकला है, 11 बजे रात को फिर कहेंगे दोबारा लिखो, लेकिन लिखते थे। उसके बाद वो बाहर लेकर चाय पिलाने ले जाते थे, वहाँ उज्जैन में उस समय दुकानें खुली रहती थी। तो वो आदत आज भी है कि कॉपी कोई कह दे संपादक हो गया, क्या हुआ, हमारे सहयोगी आप किससे पूछेंगे तो कहेंगे हाँ कॉपी तो हम ही देखते थे। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई वो बड़ा भारी वो करते हो, लेकिन उनको एक अंदर से लगता था कि ये हमसे कहते। और ऐसे ही मेरे संपादक जो मनोश्याम जोशी रहे, कई हुआ, राजेंद्र माथुर जी भी, कुछ चीजों को लेकर के भी उनका मैं पढ़ने को मैं गया हूँ, तो नहीं अच्छा इसमें आपको कुछ लग रहा है ऐसा, या उनको कुछ सुझाव दे दे। आगे मतलब जिनको महा विश्व पितामह हमारी पत्रकारिता के मैं मानता हूँ आधुनिक इसमें पत्रकारिता में, वो जर्मनी भी आए, जबकि उनके साथ मैंने वैसे काम नहीं किया,
लेकिन जर्मनी आए, उन्होंने, मैं रेडियो में जब था तो उन्होंने कुछ लिखा और कहा कि देखिए इसमें कुछ, अब मैंने कहा आपके लिखे हुए में क्या हो सकता है, लेकिन ये पत्रकारिता का बड़ा अनिवार्य अंग है कि आप अपने लेख पर मोहित हो जाए। जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये मैंने सीखा, इसलिए आज तक आपका लिखा हुआ, बोला हुआ, आप स्टार अपने आप को समझे, अमिताभ बच्चन भी हो, लेकिन आपको लगे कि नहीं मैं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जो कहा है मुझे करना है। हमारे अमिताभ बच्चन भी आज यही करते हैं, कई फिल्मों में उनको कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जो गड़बड़ हो गई, उसकी वजह है कि वो डायरेक्टर का निर्देश मानने को तैयार रहते हैं। युवा प्रकाश झा भी उनको गलत जैसे कहते हैं उनको उस रूप में पेश कर रहा है, उन्होंने उसके सामने मना नहीं किया। तो मुझे लगता है कि मेरे युवा साथी या मेरे वरिष्ठ यदि कुछ सही सकारात्मक, और दूसरा उनके मन में पूर्वाग्रह नहीं है। आनंद पाराशर मुझे खाली इसलिए नहीं कि इनको अब कैसे निपटा देना है इसलिए इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है, तो ये कहते हैं कि नहीं आपका ठीक लगा, ये ठीक नहीं लगा, तो कोई बात नहीं लगा, वो दर्शक भी डिसाइड करेगा। सर, अगर आपके सफर को देखें तो आप दिल्ली आए, एक पत्रकार के तौर पर आपने अपने सफर को शुरू किया और उसके बाद कई बड़े संस्थानों के आप संपादक रहे। तो एक पत्रकार होने में और एक संपादक होने में क्या फर्क होता है? कि मैंने कहा ना, मेरा सौभाग्य रहा कि कम उम्र में मैं संपादकों के भी प्रिय भी रहा। चमचागिरी से नहीं, मैंने उन्होंने कभी 100 रुपए एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं दिया होगा और उसी तरह से मालिकों के, उनके भी कुछ उन्हीं की संपादक के संपर्क में थे, तो मालिकों के संपर्क में भी आने का मिला। जब संपादक नहीं बना था, मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि उस समय भी लोग हमें मानते थे कि ये हम ही संपादक हैं। हम खुद भी महसूस करते थे कि जो मैं चाहूंगा छप जाएगा, क्योंकि संपादक रोकते नहीं थे। मालिक भी कहते थे भाई देखो ये अखबार बंद नहीं होना, कोई ऐसी चीज मत करना गड़बड़ जिससे कि ताला लग जाए। जी। इमरजेंसी पीरियड में काम करने के अवसर मिले। इमरजेंसी के बाद जब मालिकों से, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे ग्रुप में था तो उनसे नाराज थी सरकार बहुत ज्यादा, और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब नाराज थे। तब भी एक टेबलॉइड अखबार में काम करने का तो क्या हुआ कि कम उम्र में एक और मैं जोड़ूंगा, मैं हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहा था, लेकिन मेरे व्यक्तिगत है कि विवाह का यदि कोई रिसेप्शन कार्यक्रम हुआ तो टाइम्स ऑफ इंडिया गेस्ट हाउस में। आप अंदाज लगाइए, प्रबंधन के साथ दो संस्थानों के संपादकों से वैसे ही सौहार्दपूर्ण संबंध। ये कारण था जब मैं संपादक बना, राजेंद्र माथुर जी प्रांत संपादक थे, उनके चयन और टाइम्स ग्रुप में मैं नवाडा, या उससे पहले वैसे संपादक में बन गया था, उससे भी पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करने के बाद मनोज जोशी मुझे कहते थे अच्छा विदेश जाओ, पहले तो घूमने की छूट दी उन्होंने। और जब मैं जर्मनी में गया था तो वहां से एक लेटर ऑफर आया कि आप आ सकते हो, तो हमें संपादक की जरूरत है हिंदी सेवा में, रेडियो में। तो जोशी जी ने बड़े उदारता के साथ मुझे बाकायदा अवकाश पर अनुमति दे दी और मैं जर्मनी चला गया और 3 वर्ष वहां रहा। तो संपादक वहां रहा पहले रेडियो में। आने के बाद मुझे था कि भारत, जैसे मैंने कहा कि मैं बिस्तर लेके आया था एक बक्सा जब शुरू में आया, अब जब जर्मनी से आया तो ये तो नहीं था कि संपादक फिर यहाँ बना लेंगे, क्योंकि मैं संपादक रूप में गया था। संस्थान जरूर मेरा बदला, टाइम्स से नवाड टाइम्स और टाइम्स ग्रुप में आया तो संवाददाता के रूप। वहाँ जी तो तनख्वाह मिलती थी उससे कई गुना कम पर पे भारत आया था। मन बना के आया कि भारत आना है, वहाँ बात नहीं था, वहाँ और रह सकता था, बीबीसी से भी आ पड़ता। तो मुझे लगा कि एक संघर्ष वापस फिर से करना है, भारत में ही रहना है। तो 88 में मुझे नवाड टाइम्स के पटना संस्करण का मैं संपादक बना। नवाड टाइम्स दिल्ली में आया तो यहाँ भी मैंने जो एडिशन थे वो नए सेटअप जिस से बना था माथुर साहब के बाद, तो उसमें संपादक दिल्ली एडिशन की जिम्मेदारी मिली। फिर हिंदुस्तान से मुझे लगा कि टाइम्स में इससे ज्यादा कुछ करने को नहीं है, मुझे ने पूछा भी क्यों जा रहे हैं, तो मैं हिंदुस्तान अखबार का संपादक कर गए, संपादक के रूप में। संपादक जैसा मैंने कहा, संवाददाता हो या संपादक, आपको काम करने का अवसर है कि बिल्कुल, मेरी शुरू से ये धारणा है और आज भी ये कि कोई काम कर रही थी मुझे वैसे बिठा के तनख्वाह लेने के लिए मैं काम नहीं करना चाहता, वो भी विदेश में रह सकता था। तो मुझे लगा कि बेहतर है कि तो मैं संपादक के रूप में जो मेरे संपादकों से मैंने सीखा और मैं समाज में मानता हूँ, आप मुझसे काबिल मेरे साथी हो। ये राजेंद्र माथुर का भी मंत्र था और मनोज जोशी का, हमारे साथ जो काम करे वो संपादक हो सके और उसी तरह से राजनीति में आपके प्रति पूर्वाग्रह न हो। वो बात राजेंद्र माथुर पर भी लागू होती है, आज मुझ पर भी होती है। राजेंद्र माथुर जी के लिए आई भी मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। उससे जब संवाददाता था तो पूछते थे कि ये सोशलिस्ट है, ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी है, ये क्या है। वही चीज आज मेरे बारे में कई लोग धारणा रखते हैं कि ये कांग्रेस से संबंध थे, ये शरद यादव से समाजवादी से संबंध थे, या नरेंद्र मोदी के बड़े और हर प्रधानमंत्री की आलोचना भी मैंने लिखी और उनसे पुरस्कार सम्मान भी प्राप्त किया। अब ये एक संतुलन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि आप बड़े वो है अवसर, लेकिन यदि उनके खिलाफ मैंने लिखा है
यदि आज भी मैंने यदि ट्वीट किया है कि भाई देखिए कांवड़ यात्रा से खतरे हैं, गलत सर्टिफिकेट मिल जाएगा और पुलिस तो रिश्वत ले लेती है, किसी को छोड़ देगी, तो आप आलोचना करते हैं। आलोचना पे कई लोग कम ध्यान देते हैं। मनमोहन सिंह के समय में जो है अनिल अंबानी या जो ऐसे उद्योगपति कैसे साउथ ब्लॉक जा रहे हैं, उनकी फोटो के साथ खबरें छापी, तो उनके साथ लोग जानते थे कि 5 संपादक है जो मनमोहन सिंह जी के बड़े, मैं उस सरकार के बड़े करीबी है, और ये तो कांग्रेस ही थे। इमरजेंसी में भी चूंकि काम किया तो लोग समझते कांग्रेस के अखबार था, लेकिन आलोचना कई चीजें, उसके बाद तो कई चीजें जनता पार्टी की भी की। तो ये आपका निरपेक्ष भाव है। और बाद में जो आलोचना करता है, पाठक करे, नेता करे, मित्र करें, विरोधी करें। चारा कांड हुआ लालू यादव जी का, सबसे पहले हमने 1990 में नवा टाइम में छापा, लेकिन उनके प्रति आज भी मेरा कोई, उसके बाद वो जेल तो 15 साल बाद, 30 साल बाद सत्ता में भी रहे, तो मुझे उनका हटाना लक्ष्य नहीं था। ओम प्रकाश चौटाला पर जो आउटलुक पे छापा, तो वो उसके बाद वो जेल में रह गए, अभी बाहर वो भी आए हैं। तो मेरा मानना, लेकिन उनके प्रति अटल बिहारी वाजपेयी का गोविंदाचार्य की डायरी छापी कि भाई मुखोटा है, अटल जी के साथ कई यात्राएं की, पुस्तकों में भी उनका जिक्र है, उनके साथ संबंध रहे। नरसिंह राव के बाद कौन जैसी किताब हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में रह गए, हिंदुस्तान का एडिटर रहते हुए, कि राव के बाद ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं, 5, 10, 8 जैसे नाम लिए, शरद पवार भी उसमें थे, राजेश पायलट थे, माधवराव सिंधिया थे। और राव ने तो उन्होंने पूछा भी, अरे इन लोगों को क्या जल्दी आप जिनके लिए कह रहे हैं, मैंने कहा कोई तो आपकी बात होना चाहिए। तो ये संपादक बनने का ये होना चाहिए कि आप नेता के प्रति पूर्वाग्रह रहो, आप अपने साथ 10 ऐसे और लोग, इसलिए आज कई अखबारों में आपको हमारे ऐसे साथी मिलेंगे जो कभी मेरे साथ काम किए, जो संपादक हो गए या और महत्वपूर्ण पदों पर हैं। ये मेरे लिए गौरव है, और मैं उन्हें अपने पूर्वजों के प्रति भी इसीलिए अनुग्रहित मानता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खुद ये कह सके कि मैं उनका शिष्य, और मैं संपादक पद पर रहा। जैसे अपने पिता के लिए आप कहते हैं ना, उनको याद करते हैं कि हम लायक पुत्र बन सके, हम उनके लिए वो ये कहे कि हमारा बेटा ऐसा है, हमारे बच्चे ऐसे हो जो जाने, तो लोग कहेंगे अच्छा ये आलोक जी के साथ काम किया, ये संपादक की नागपुर में है कि उजाला में है कि कहाँ किस अखबार में है, इंडिया में है या पत्रिका में है, तो वो लगता है कि वो उनके नाम से हमारी पहचान। कि अब तो आनंद तो वहां पर है, अब तो आलोक जी तो उनके समय में काम किया, अनुराग जी है, जैसे लगता है इतना बड़ा संस्थान समाचार पर मीडिया, एक्शन पर मीडिया, बिजनेस वर्ल्ड बना लिया, और वो शुरू से उनसे हमें रहे, तो मुझे लगता है कि अच्छा वो लोग बात करते रहे, उनके संबंध उनसे हैं, तो ये ज्यादा गौरव देता है। खुद बन करके आप कितने ही अरबपति हो जाए, और आप अकेले हैं, आपको जो आपका परिवार का कोई आगे बढ़ सका वो नालायक निकला, या आपके साथी हैं वो किसी अपराध में या रिश्वत लेते हुए, मतलब जैसे इस पे पेड न्यूज जिसका विषय मेरा रहा है, पत्रकारिता की लक्षण रेखा, जो मैं कहता हूँ कि भाई हम यदि वो पाए जाएं तो लोग कहेंगे अरे आपके साथ काम करने वाला इतना रैकेटियर है, तो मुझे कलंकित मुझे लगता है। तो ऐसे नाम आप भी शायद नहीं ढूंढ पाएंगे। जहाँ तक अगर किसी कोई गड़बड़ निकल जाए तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, रास्ता भटकने वाले भी हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे साथ भी जो काम किए बहुत काबिल लोग रहे, और मैं अपने जिन लोगों के साथ राजेंद्र माथुर, कन्हैयालाल नंदन, विनोद श्याम जोशी, जिनके साथ काम नहीं भी किया, लेकिन एडिटर्स गिल्ड में बड़े से बड़े बीजी वर्गीस जैसे संपादक, मामन मैथ्यू जो मेरी इस बार की पुस्तक का भी उन्होंने कवर प्रेस एंड पॉलिटिक्स का भूमिका लिखी, तो जिनके साथ काम नहीं किया जिन संस्थानों में, उनके साथ भी मेरे संबंध इस तरह रहे पत्रकारी अपने काम के बाद। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई रिश्तेदार नहीं था ना, केरल में यदि वो हैं मामन मैथ्यू जी या रामन जॉफरी यदि ऑस्ट्रेलिया में है, यदि पत्रकारिता से उनका वास्ता रहा, भारत भी आए या मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो ये आपकी पत्रकारिता की, मैं इसको मानता हूँ कि मेरी जो भी उपलब्धि या सफलता ये संबंध और मेरे काम है। हो सकता है कि मेरे पास फार्म हाउस ना हो, बड़े गाड़ियां ना हो, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि सफलता आवश्यक रही है कि आपकी, क्योंकि कोई पूछता नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जब जाएंगे, दफ्तर में, घर में, या दुनिया में ओबामा से मिलने का अवसर भी मिला या व्हाइट हाउस जाने का मिला, वो ये नहीं पूछता कि आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है, आपका फ्लैट कितना बड़ा है, क्योंकि वहां तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी, टोनी ब्लेयर भी आपको ट्राम में चलते हुए दिख जाते हैं। हम तो अभी फिर भी यहाँ दिल्ली में सुविधा है उतनी कठिन है, इसलिए हमें बुरा नहीं लगता। संपादक हो या बड़े पद पर हो, लेकिन आप समाज से जुड़े हो। ये आज भी मैं रिक्शे में भी चलता हूँ, रिक्शे वाला कई सरसों है, सीताराम उसका नाम है, आज भी मालूम है कि उसको फोन करेगी और वो आ जाएगा, और मुझे आसपास कहीं जाना है तो गाड़ी की निकालने की जरूरत नहीं होगी, वो अच्छा लगता है। क्योंकि रिक्शे से मुझे जमीनी सच्चाई भी पता रहती है। हवाई जहाज में चलते हैं तो हवाई जहाज की कठिनाइयां और उसकी गड़बड़ियां पता चलती है। आप यदि मेट्रो में चले गए तो मेट्रो पे भीड़ होती है तो कई बार नहीं चल सकता थे, लेकिन वैसे
तो ये पत्रकार का मेरा मानना है कि धर्म भी है और कर्म भी है। जी सर, अगर एक संस्थान को देखें तो एक संस्थान को चलाने के लिए तमाम संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तमाम चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक जो संपादकों के बारे में जो एक राय बनाई गई है लोगों के द्वारा कि अगर एक संपादक है किसी संस्थान का, तो कॉरपोरेट्स के दबाव में आकर के या राजनेताओं के दबाव में आकर के फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज पे हेडलाइंस बदल दी जाएंगी, कॉरपोरेट्स के दबाव में आकर के जो है बड़ी खबरों को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा, स्पेस कम कर दिया जाएगा। तो आप जब संपादक थे तो आपने कभी इन कठिनाइयों को महसूस किया? यही मेरे कहना है कि शायद पता नहीं लोग इसको विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक झोला लेकर के टीम का बक्सा लेके आए हैं और सोचते हैं कि जैसे आप कहते हैं दुनिया से भी आदमी कहता है ना लेकर क्या जाएगा, आज तो आपके खाली हाथ ही होंगे जब जैसा जन्म हुआ था। तो यदि आप खतरा, मेरा ऐसा मानना है जैसा मैंने कहा पटना में शुगर मिल्स थी, टाइम्स ग्रुप के टाइम्स ग्रुप का आप कहिए कि शुगर मिल थे, उनके भी इंटरेस्ट वहाँ थे, लेकिन जो मुख्यमंत्री रहे, जिन मुख्यमंत्री से मेरा दिल्ली से परिचय था, भागवत आजाद भी रहे वहाँ, सत्यनारायण सिंह भी रहे, लालू यादव भी रहे, और मैंने सबके बारे में, आप मेरे पास फाइलें हैं, कोई आकर के देखना चाहे तो देख सकता है कि उनकी आलोचनाएं भी मैंने लिखी। भागवत मेरे घर आकर कविताएं भी सुना के गए, अगले दिन उनके चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ 8 कॉलम में पढ़ी हुई थी। लालू यादव जी से मैंने कहा हमने इंटरव्यू भी छापे। तो दबाव तब नहीं आता जब आपके मन में ये रहे कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए मुझे प्रबंधन से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये न छापे। ये ठीक है कि मुझे मालूम हो सकता है उनको कष्ट चंद्रा स्वामी, बल्कि मैं संवाददाता तब भी चंद्रा स्वामी जो जिनके संबंध टाइम्स ग्रुप के साथ अच्छे थे, वो उनके गेस्ट हाउस वगैरह में जाते थे, मुझे बताया गया था, मैंने किताबों में लिखा है। लेकिन मुझे लगा कि अब मैं लिखता हूँ, संपादक यदि छापने को तैयार होंगे, मालिक यदि कहेंगे भाई अगली बार से नहीं लिखना तो शायद नहीं लिखूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरा भी अच्छा था, या बीजेपी के कांग्रेस के लोगों से, नरसिंह से भी था, तो उस समय भी संपादक रह करके हिंदुस्तान में मैंने छोटा यदि छापा या राव पर कुछ छापा, या माध्यम मनमोहन सिंह को जैसे चूजी इस बारे में यहाँ छापा। तो मुझे क्या लगता है कि आप दबाव, मैंने कहा ना नीलमानी के भी या नवमानी ग्रुप के भी, बाद में भी मेरे और भी लोगों के जो कॉर्पोरेट के वरिष्ठ, उनके साथ परिचय भी रहा, उनके बारे में कुछ छपा, तो मुझसे यदि किसी ने नहीं कहा तो मैं, हाँ असली समस्या क्या है, दबाव आप पहले से सोचे ज्यादा क्या होगा। हाँ कभी छपा तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने नहीं कहा हो, स्वप्ना भट्टिया रही तो ये मायावती बहुत नाराज हो गई, रिपोर्टर को हटा दें, मेरी कहा दस्तावेज है, हम रिपोर्टर को तो नहीं हटाएंगे, आप देखिए पैसे तो कुछ होगा, संपादक तो हटा दो। बाद में ये मैं मानता हूँ कि उनके ऊपर दबाव प्रबंधन पर कई बार आते हैं, कुछ अपने से चुकी थी, उनके और भी इंटरेस्ट है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कॉर्पोरेट में टाटा ने टाटा को भी शेयर्समैन की खाली वो शेयर, मतलब उनके अच्छे शेयर थे जमाने में, और वो भी जमशेदजी टाटा, नॉट मतलब ये टाटा, रतन टाटा ने उसे भी पैसे। तो उन्होंने कहा उनसे कि भाई दिलीप दायर से देखिए तो हमारी बड़ी परेशानी हो रही है, तो इंदिरा गांधी मोरारजी की लड़ाई में, तो उन्होंने कहा जी मैं जो होता है वो छापते हैं। बाद में टाटा उससे विड्रॉ हो गए थे। बिल्कुल। तो मेरा मानना है प्रबंधन पर दबाव आते हैं, संपादकों को भी जो झेलना चाहते हैं कि एक ही है कि मैं यही नौकरी करूंगा। मैंने कहा ना मुझे हिंदुस्तान में उनके ऊपर कुछ दबाव रहे होंगे, जिसके बाद उनको लगा कि कोई संपादक लाना चाहिए, तो वो किया। या प्रबंधन पे दबाव, आर्थिक दबाव आता है कि आगे अब नहीं चला सकेंगे। लेकिन आउटलुक में विनोद मेहता के साथ मैंने काम किया, जब उन्होंने लॉन्च करने को कहा, और मैं हिंदी तो उनकी अरुंधति राय को छापते थे, मैं उसके पक्ष में नहीं था, आज भी उनकी आलोचना लिखता हूँ। तो विनोद मेहता ने मुझे नहीं कहा, ना रहेजा जी ने कहा, तो मैं क्यों दबाव मानूं। तो चाहे जसवंत सिंह को लेकर कभी आलोचना छपी है, कभी कुछ हुआ या कुछ और बातें आई, कॉमनवेल्थ घोटाले पे कुछ छापा, सुरेश कलमाडी या, तो विनोद मेहता भी उन संपादकों में से थे, राजेंद्र माथुर या मनोज जोशी की तरह, जो कहते थे जो छापे देखा जाएगा, जो होगा हम निपटेंगे। तो यदि प्रबंधन ने आप पर दबाव नहीं माना, अब ठीक है, बाद में उनको बहुत दिक्कत आई, विनोद मेहता जी को भी आई, आउटलुक से बाद के वर्षों में जब उनको चेयरमैन बनना पड़ा, मैं तो वहां से निकल के आ गया। तो ये सही है कि इस तरह के कोई आपके पास दबाव आ सकते हैं, कोई डिफेमेशन के केस आ सकते हैं, उनकी दिक्कत तो वहां नहीं था। लेकिन राडिया कांड छपने के बाद जो टाटा नाराज हुए या नाराज हुए, तो उससे विनोद मेहता जी को दिक्कत आई। तो दबाव आते हैं, लेकिन यदि वो दबाव या तो आपके ऊपर कोई है, या आप दबाव झेलने को तैयार है, नौकरी छोड़ेंगे। आप देखिए ना, यही शरद पवार और ये मतलब कांग्रेस के बड़े नेता, उसकी वजह से विनोद मेहता को बॉम्बे छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा था। उनके अखबारों पर कितने दबाव आए, ये मैंने अपनी पावर प्रेजेंट पॉलिटिक्स पुस्तक में भी लिखा है।
राजेश माथुर पर भी अप्रत्यक्ष रूप से दबाव आते थे, इससे वो बाहर नहीं उन्होंने व्यक्त किया। वो उसमें अंदर पत्रकारों का भी दबाव होते हैं। यूनियन ने मेरा जितना विरोध किया, प्रबंधन ने नहीं किया। तो यूनियन कहती थी कि हमारे हिसाब से चले, तो यूनियन प्रबंधन से ऊपर है, नेताओं से प्रमुख है। राजेश माथुर जी को भी कई अलग पत्रकारों ने कि इनको हटा दीजिए, या अभी भी आजकल चलता है उस संपादक को हटाए ताकि मुझे कुर्सी मिल जाए, या ये संपादक खराब है, नेताओं को भी शिकायत करने पत्रकार ही ज्यादा जाते हैं। प्रबंधन तो कहता है मेरे संपादक रखा है, लेकिन कई संपादक जाकर के दूसरे की बुराई करते हैं। तो हमारे इसमें कई ये दबाव उससे भी अधिक है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि नेता को आप जाके कहेंगे देखिए ये संपादक को हटा दीजिए, मुझे बना दीजिए, बड़ा अच्छा, मैं आपका लिए बिल्कुल अच्छा काम करूंगा। तो ये खतरा हमारे अपने जो है, इसलिए यदि आप पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा मानते हैं, तो जैसे सेना और सेना का आदमी मरने को तैयार रहता है, तो मैं चाहता हूँ कोई मरे नहीं, जितना जीवन में अधिक से अधिक काम करे, एक खतरा तो मोल लेना होगा, ये मेरे मानकर चला। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये तैयार नहीं रहते, तो फिर कहते हैं जहाँ बड़ा दबाव है, इस सरकार का दबाव है। सरकार का दबाव कब नहीं था? पेड न्यूज जैसे कहते हैं, वो पहले कब नहीं खरीदे जाते थे पत्रकार, लेकिन पहले कोई रेट कम हो सकता है, अब ज्यादा हो सकता है, कोई ज्यादा कीमत पर बिकता था, कोई कम कीमत पर बिकता है। पहले भी बिकते थे, आज भी बिकते हैं। सर पहले भी खतरे थे, आज भी। इसी पे मेरा अगला सवाल जी, जब हम आपको सुनते हैं, जब हम आपके विचारों को सुनते हैं, आपके लेख हम पढ़ते हैं, तो हमेशा से आपने जो है अखबारों में पेड न्यूज को लेकर के, समाचार पत्रों में पेड न्यूज को लेकर के आपने हमेशा उसकी भर्त्सना की। आपने कई बार अपने सुझाव में ये भी कहा है कि चुनाव आयोग को जो है वो उम्मीदवार के खर्च की सीमा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड पे खर्च नहीं कर पाता और समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में और डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो पैसा दे करके अपनी खबरें प्रकाशित करवाता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीडिया और राजनीति का ये गठजोड़ जो है वो समाज के लिए या देश के लिए सही नहीं है? जैसा मैंने कहा कि आप कहते ना, आप जाए किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ जो आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, दूसरा खा रहा है, तो आप पूछने के लिए आपको मालूम तो है ना कि चिकन मंगाया है, ये मटन मंगाया है, ये उस डिश को ऐसा मंगाया गया, वो खा रहा है उसे, इसलिए आप उसके नजदीक में, नेताओं के भी नजदीक रहा जो कहते थे भाई ये इस पे 10,000, इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही है, अमेठी के बारे में अच्छी रिपोर्ट करेगा, इसको 20,000 रुपए मांग रहा है, इसको दे रहे हैं। तो ऐसे नेताओं से भी मेरा संपर्क था। आप अपने को बचाए रखिए, क्योंकि हम लेकर के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ चूंकि पत्रकार से ही रहे, कभी बन गए नेता हो गए, या नेता से भी आपका पुराना परिचय है, वो सहकारिता आंदोलन का है, किसी और आंदोलन से आया है, और उसके बाद वो कहता है पत्रकार ऐसे। तो मुझे लगता है कि इस सबसे नुकसान ये होता था कि वो एक तरफा पूर्वाग्रह वाली खबरें ऐसे लेकर के पत्रकार करते थे। इंदिरा गांधी देश में भी, जैसा मैंने कहा, उस पुस्तक जो मेरी पावर बार बार इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, उसमें मैंने विस्तार से जो लोग चुनाव के समय में भी पैसा मांग लेते हैं, तो अच्छा बाद में जनता भी उसको समझने तो लगती है। अब जो जितना ज्यादा हो गया कि आप आनंद की भी तारीफ लिख रहे हैं, आनंद के विरोधी आलोक मेहता जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों की तारीफ लिखा हुआ एक ही पेज पे छप रहा है, तो लोग सकता है पैसा लेकर के लिख दिया। दो तो एक सही नहीं हो सकता, किसी एक को छुटा है, एक दिन उसका छप जाएगा, 2 दिन छप जाएगा। तो ऐसे पेड न्यूज का जो है, मैं प्रेस काउंसिल का मेंबर भी रहा, एडिटर्स गिल्ड में भी, हाँ मैं जोड़ूंगा। मैंने जब सबसे पहले एक पुस्तक हिंदी में लिखी थी, पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा जी, और उसके बाद तब मैं पदाधिकारी भी लिखा, लेकिन बाद में जब मैं एडिटर्स गिल्ड में एक्टिव हुआ, भट्टाचार्य जी, विजय वर्गीय, राजेश माथुर वाली परंपरा थी, तो हम भी उसमें आए कि नहीं कोड ऑफ एथिक्स बनना चाहिए। तो कोड ऑफ एथिक्स मैंने कहा, बल्कि कुछ 1-2 संपादकों ने तब भी उस बात का भी विरोध किया था कि पहले मालिकों पर लागू होनी चाहिए, क्योंकि अखबार तो वो चलाते हैं, हम तो पब्लिशर नहीं है। मेरा कहना था कि हम अपने लिए तो मैं कह सकता हूँ ना कि भाई मैं ये कपड़ा कुर्ता पहन के मंदिर में जाऊंगा, आप सूट पहन के जाएंगे तो मालिक को मैं क्या कहूँ कि वो टाटा जाना चाहते हैं, वो चर्च की तरह से स्टाइल लगा के जाएंगे, तो उनको तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जूता निकाल करके जाना है। तो हमने कोड ऑफ एथिक्स, हमारे कई विजय वर्गीय की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई, उन सबसे लिया। मैं तब महासचिव था, हृदय सिंह थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, हमने उसमें कोड ऑफ एथिक्स बनाया, एडिटर्स गिल्ड का, मैं अध्यक्ष भी रहा। उसके देश भर में जो संपादक हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम यही कह सकते हैं ना कि उसको प्रेस काउंसिल में कि आप न करें ऐसा। अब कोई करता है तो उसके लिए कोई नियम कानून, उसमें जरूर आज भी मैं मानता हूँ प्रेस काउंसिल कम से कम एडिटर्स गिल्ड नहीं करे, लेकिन वो करे। और दूसरा, पत्रकार संपादक अपनी भी संपत्ति, जब हम नेता से कहते हैं कि भाई आपकी अभी आमदनी कितनी बढ़ गई सांसद की, वो उसको क्या है, तो संपादक कम से कम, हर पत्रकार या जो जैसे पॉलिटिकल एडिटर है या दूसरे श्रेणी में भी हो, जो जिनको भारत सरकार से मान्यता मिली है, वो या तो गिल्ड को, या पहले तो ये बली प्रायोरिटी इसके समर्थक थे कि एडिटर्स गिल्ड में आप ना दे दीजिए आप डिक्लेरेशन। और मैं तो कहता हूँ जब चुनाव आयोग से आप कहते हैं कि हर सांसद और विधायक अपना संपत्ति डिक्लेयर करे,
तो हम भी डिक्लेयर करें, संपादक कहे कि भाई इस अखबार में मुझे 5 करोड़ मिलता है या 50,000 मिलता है, ऑथेंटिक उसका जो आधार है वो भी दे। लेकिन उसकी संपत्ति, उसके पास 10 करोड़ का प्रॉपर्टी है और तनख्वाह मिलती थी 50,000 1 लाख, तो कहाँ से आ गया भाई 10 करोड़ का? वो पारिवारिक है क्या है, वो तो मालूम रहे लोगों को, चल परिवार का ये तो कोई बात नहीं। यदि वो किसी ऐसी संपत्ति, उसको संपादक भी बना है, बड़े समाचार अच्छे जैसे हिंदू के संपादक परिवार की उनकी संपत्ति है, मलयालम मनोरमा के वो उनके प्रधान संपादक हो, वो उसकी संपत्ति भी हो सकती है, वो डिक्लेयर कर देंगे, उसको कोई बात नहीं। लेकिन ये कि हमारा तो छुपा के रखेंगे, हम दूसरे का पर्दाफाश करेंगे जी। मेरा कहना है कि आप अपने घर को देखिए, मेरी कमी आए तो बताइए, हमारी भी बताइए। आप मैं तो कह रहा हूँ अखबार में नाम छापते उसके साथ छाप दीजिए कि मेरी संपत्ति ये है, मेरे बैंक अकाउंट में इतना रुपया है। अब वो क्या लूट ले जाएगा आपका? कोई दूसरा पत्रकार लूट तो नहीं लेगा। लेकिन हाँ, तब पारदर्शिता, वो एक्सट्रीम वे से लाइन में कह रहा हूँ कि साहब ये तो मेरा निजी मामला है, मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, तो अधिकारियों को छापे पड़ते हैं, पत्रकार यदि गड़बड़ करता है तो उसको भी किया जाए। लेकिन तब क्या होता है, पत्रकारिता खतरे में है, चूंकि ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की मैं आलोचना कर रहा हूँ, इसलिए मेरे बारे में क्यों मैं जो करूँ, पैसा कहीं से भी लाऊं। भाई आप स्मगलिंग का पैसा लाए हैं किसी से या विदेशी फंड से पैसा लाए हैं, तो हर एक को मालूम रहे ना कि वेबसाइट पे लिखा हो कि भाई मेरे को इन लोगों से 30 करोड़ 50 करोड़ मिला है। बिल्कुल, वो करने को आसानी से लोग तैयार नहीं होते। इसलिए मैं इसके विरोध में हूँ। जो गलतियां हो, अपने भी कमियां हो, उसे स्वीकार करें। मुझे अपनी कमियों के साथ आनंद स्वीकार करें। ये ना कहें कि आप ही अच्छे हैं, मैं कहूँ कि भाई मेरी कमियां तो है ही ना, कुछ तो कमियां हैं जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा संस्थान खड़ा नहीं कर सका। आप ये भी कह सकते हैं कि आप तो इतना अनुभव था, आप खुद एक बनाते या सहकारी समिति चलाते, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसमें कितनी कठिनाई है, शायद इसलिए मैं नहीं चला सका। जी सर, अगला सवाल मेरा आपके व्यक्तित्व को लेकर है। अगर आपके व्यक्तित्व को देखें तो आपने एक पत्रकार के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई, एक संपादक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई और एक लेखक के तौर पे भी आपने अपनी एक पहचान बनाई। कई पुस्तकों का आपने लेखन किया है, आज भी आप नियमित तौर पर लेख लिखते हैं और वर्तमान में जो आपकी एक नई किताब आई है पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, वो भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं, लोग काफ़ी उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी जो नई किताब है पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे लिखने का विचार आया, क्या उस पुस्तक में स्पेशल है और क्यों इसको हम खरीदें? जैसा मैंने कहा कि पहले मेरी पुस्तक थी पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, ये बहुत पहले आई हिंदी में। फिर वैसे और भी एक दो है पत्रकारिता, भारत पत्रकारिता नेशनल ट्रस्ट साथ में अभी नहीं रखी है। एक कलम के सेनापति भी कुछ वर्ष पहले आई थी, जिसमें और संपादकों के अनुभव भी थे। फिर मुझे लगा कई बार हिंदी में जो लिखा गया, सफर सुहाना में मैंने कुछ किया, कुछ और पुस्तकें भी लिखी है, हल्का सा हवाला दे रहा हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, एक अंग्रेजी में आई थी, हाँ शायद वो भी मैं दिखाना है, वो कहीं पीछे रखी हुई है, कि इंडियन जर्नलिज्म कीप इट क्लीन, जैसा अभी आपने कहा ना, वो 2006 में आई, वो भी अंग्रेजी में थी। इसीलिए मुझे लगा कि हिंदी में एक बार कई हमारे ऐसे पत्रकार साथी हैं, नई पीढ़ी भी आ रही है, संस्थान आ गए हैं। फिर मैंने इसीलिए सोचा कि हिंदी में कई बार लोगों को जो अंग्रेजी भाषी है उनको पता नहीं चलता, और फिर एक रूपा पब्लिशर, अच्छा पब्लिशर था, उसको भी 1 आध साल मुझे लगा, तब मैं शायद आउटलुक पे ही था, 2006 की बात होगी। तो मैंने इंडियन जर्नलिज्म कीप इट क्लीन, ताकि उसको पूरा थे, उसमें भी आचार संहिता और अपने अनुभव और सभी, उसकी भी मल्होत्रा जी ने भूमिका लिखी थी। वो हिंदी का देख के उन्हीं का सुझाव था। हाँ, मुझे याद आया कि उसका जो लोकार्पण है उसमें इंद्र मल्होत्रा जी ने सजेस्ट किया कि अंग्रेजी में आनी चाहिए, क्योंकि तो उस पर और काम किया। यही सेम ट्रांसलेशन नहीं था, लेकिन उसका दूसरा उसको कुछ और बढ़ाकर पावर की बात, मीडिया की बात 2-3 सालों में तो बहुत ज्यादा चर्चा में आई, खास करके मोदी जी के आने के बाद। तो उस पुस्तक का लोकार्पण करने गया था, वो भी एक हमारे पत्रकार साथी की थी। तो वो पत्रकारिता के बारे में नहीं थी, वो बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। बिल्कुल, लेकिन इतना सहयोग है कि इसलिए वहां पर भी मैंने कहा था कि भाई ये बन गए हैं, लेकिन कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे नहीं पता है। तो वो मतलब उसमें भी मैंने जो सीधी जो बातें स्पष्ट करनी थी लोकार्पण में भी कही, लेकिन उसके बाद प्रकाशक को अच्छा लगा तो उन्होंने कहा करें। तो फिर मैंने ये पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स लगभग 2 वर्ष इस पर काम किया कि कैसे पत्रकारिता की मेरी यात्रा, मैंने उसमें अपने अनुभव भी अपने को बड़ा अनुशासित रख करके, जैसे मैंने कहा ना, जब मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने साथी हूँ, तो मैंने उसमें भी एक कोशिश की है कि अपने बारे में 300-400-500 पृष्ठ की पुस्तक में अपने बारे में जो यात्रा है उसका बहुत ज्यादा कि मालिक से ये हुआ, उससे ऐसा हुआ, वो कहानियां संक्षेप में उसका जिक्र किया। बाकी और संभव पूरी पत्रकारिता में पावर प्रेस से हम बात करते हैं तो उसका कैसे दबाव पहले रहे, फेक न्यूज कैसे रहे, क्या एडिटर्स गिल्ड बना तो उसको कैसे, उन्होंने कैसे काम किया, फिर प्रेस काउंसिल में भी या इस तरह की जो एडिटर्स और जर्नलिस्ट को लेकर के, फेक न्यूज को लेकर रिपोर्ट आई, उसमें क्या हुआ, जुडिशरी के साथ जो विवाद हुए, राजनेता के साथ हुए, कारपोरेट के दबाव हुए,
इन सबको समाहित करके ब्रूसबेरी ने ये पुस्तक प्रकाशित की है। और अभी चूंकि भाई मैं एक तरह से हाल की जब आपसे बात कर रहे हैं, उसके बाद भी आपसे कुछ बात की थी, लेकिन इस समय आई है, बाजार में आप पहुंची है, जो मार्केट भी अपना है। तो और इस सबसे इसीलिए इसकी भूमिका किन्होंने लिखी, पूरी पुस्तक पढ़ के मैन्युस्क्रिप्ट मामन मैथ्यू जी ने लिखी। फिर नोबेल प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जी को मैंने भेजा। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे लाहौटी जी, RC लाहौटी जी, उनसे कभी मेरा लेटर के नाते संपर्क था, तो उनसे रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने उसके बारे में अपनी राय लिखी। रावन जाफरी जो विदेश में बैठे हैं, क्योंकि मुझे क्या लगा कि भारत में अनुराग बत्रा जी का भी एक कहीं इसमें है छोटा, मतलब वो परिचित है, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई अनुराग जी से तो इनके 20 साल पुराने संबंध है, इसलिए लिख दिया। लेकिन रावन जाफरी यदि लिखते हैं, या ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त रहे, उनका मीडिया से बड़ा रिश्ता रहा है, आज भी भारत ब्रिटिश काउंसिल के मतलब चेयरमैन है, उनको मैंने लंदन में जब भेजा तो उन्होंने कहा अच्छा भेजिए, मैं भी थोड़ा पढ़ लेता हूँ पहले, तो मैं अपनी बात। तो ऐसे लोगों की राय को मैंने समाहित किया, जिनके मेरे प्रति कोई व्यक्तिगत ऐसे उनसे संबंध नहीं कह सकते, वो एक पत्रकार के नाते जरूर उन्होंने पढ़ने का कष्ट उठाया। बल्कि रावन जाफरी तो एक आध जगह कहीं जैसे 57-85 कहीं हो गया, इतना बारीकी जैसे प्रूफ रीडिंग होती है पहले स्टेज की, उन्होंने कहा ये देखिए आप उसको मेल भेजा रात के समय, मेल से ही बात होती थी, ईमेल भेजकर कहा कि ये देखिए आपने थोड़ा सा एक जगह ये गलत शायद हो गया, या सर्कुलेशन कुछ समय मनोरमा का ऐसा था, ब्लिट्स का ऐसा था, इस तरह कोई बातें थी। तो 2-3 उन्होंने बाकायदा इस तरह के पढ़ करके उस पर ध्यान दिलाया। तो मेरा मानना है कि पुस्तक कोई भी तैयार करें या अच्छा काम करें, तो उसमें आप जो भी आपके ऐसे लोग हो जिनके पूर्वाग्रह न हो, जो मोहित भी ना हो और क्रोधित भी ना हो, मतलब पहले से ही है कि आज तो इनको निपटाना है। मैं इसीलिए कई कहते हैं कि आप तो बड़ी सॉफ्ट बात करते हैं, भाई सॉफ्ट बात करके भी कड़वी बातें निकलवाई जा सकती है, कड़वी बात कही जा सकती है, लड़ करके ही कही जाए ऐसा नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाई आप ये क्यों आप में कमी आए, लेकिन उसको जरूरी है कि आप तो बिल्कुल नालायक है ये कह करके बात करें। इससे बेहतर है कि आप उन चीजों को निकालें। इस पुस्तक का भी लक्ष्य मेरा रहा। फिर मेरी कहानी में आपने जो लेखक का कहा, जैसा मैंने कहा कि मैंने सफर दुनिया में जो वर्ल्ड में 40 देशों में जाने का अवसर मिला, कई बार कुछ देशों में कई बार जाने का अवसर मिले, कुछ जाने का, उस पर पुस्तक लिखी। उनके जो यात्रा संस्मरण थे उसको और विस्तार करके जो अखबारों में जो लिखते थे या पत्रिका में छपा, एक चिड़िया नहीं चहकी, एक कहानी संग्रह है, कहानियां भी मैं लिखता था, एक समय में लिखता रहा, बीच में भी उपन्यास के वायदे किए, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ, कुछ कहानियां अभी भी और रखी है। तो मेरा ये था कि, लेकिन मैं है कि पूरा इसलिए मुझे कोई लेखक नहीं मानेंगे, लेकिन उसकी भी भूमिका, कमलेश्वर जी को वो कहानियां बहुत पसंद आई थी, उनके साथ मैंने काम नहीं किया और जानते जरूर थे मुझे। नेचुरली पत्रकार में आप लगातार लिख रहे हैं, तो वो उनको कई कार्यक्रमों में मेरी पुस्तक का लोकार्पण भी उन्होंने किया, तो कमलेश्वर जी ने ही उसकी भूमिका लिखी, चिड़िया फिर नहीं चाहिए। तो ऐसी कहानी जहाँ ऐसी चीजें हैं जो, जैसा मेरा लक्ष्य क्या है कि जो बातें मैं इसमें प्रबंधन नेता उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से उनके नाम लेकर के, उसको चाहे कानूनी रूप से भी, चूंकि ब्रिटिश प्रकाशक है, वो लिखने में डिफेमेशन का बनता है या उनको प्रूव करना मेरे लिए कठिन है, तो उसको मैं उपन्यास फॉर्म में लिख सका यदि संभव हुआ। तो वो समय से मेरे प्रकाशक पीछे पड़े हैं, वो भी उसका नाम भी मुखौटा रख करके मैंने घोषित 2 साल पहले हो गया था कि लोग खाली ऊपर से दिखाते कुछ है, होते कुछ और, चाहे वो संपादक हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, या सन्यासी आसाराम बापू पर कई जैसे कहते हैं ना आप साधु के वेश में हो, तो उसको लेकर के भी वैसे पहले कुछ लिखा गया है, लेकिन मेरे अपने अनुभव के आधार पर कई ऐसी अंतर कथाएं हैं जो जिस दवाओं की आप बात कर रहे थे, उनका जिक्र शायद विस्तार से उपन्यास फॉर्म में लेखक के रूप में हो सकेगा, ऐसा मेरा खुद का इच्छा तो है और मित्रों की भी इच्छा है। लेकिन अब ये कब हो पाएगा ये कहना अभी कठिन है, क्योंकि वो एक उसका फॉर्मेट बनता है। मनोज श्याम जोशी भी कई बार लिखते थे फिर निकालता है, तो मैंने भी कई बार कुछ प्रश्न लिखे फिर उसको बदलते हैं, तो हर बार उसको बदलने का एक बनता रहता है। जी कोशिश होगी कि लेखन भी, लेखक के रूप में भी एक अच्छी चीज पढ़ने के लिए जो अंतर कथाएं हैं वो सामने आ सके। जी सर, एक पत्रकार के तौर पर, एक संपादक के तौर पर आपने बड़े सनसनीखेज खुलासे किए, जैसे बाबरी विध्वंस में बीजेपी की भूमिका, गोविंदाचार्य की डायरी की किस तरीके से बीजेपी अटल बिहारी जी का मुखौटा है, मायावती का आपने जिक्र किया, रामदेव के बारे में हो, कई राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बारे में हो, इंदिरा जी के बारे में हो, तो कोई अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहेंगे कि कभी कोई सनसनीखेज स्टोरी आपने की हो और आपको जान से मारने की धमकी मिली हो, या कोई धमकी भरी चिट्ठी आई हो, धमकी भरा फोन आया हो कि आलोक जी ये मत करिए, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा? देखिए ऐसे तो मैंने कहा ना, वो तो जान पे हथेली पे रख करके चलना चाहिए, कहते ना डॉक्टर हो वो भी गलत कर सकता है तो उसको केस हो जाएगा, सैनिक है तो हो जाएगा। ऐसे कई अवसर आए, मतलब मैंने कहा ना, जब मैंने शुरू किया
इंजीनियर ज्वाइन किया था तब भी मैं एक संस्कृत स्कूल पर स्टोरी थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ रिमोट एरिया से लेके संपादक बनने तक, तो वो संस्कृत स्कूल में अखबार पढ़ने पर होता। तो जब छप गया तो वो बाद में पता चला कि हमारे जो 3 प्रबंधक में से जो थे मालिकों में से एक था, उनके बोर्ड में भी रहे हैं, क्योंकि पुराना दौर शहर की बात है, 1970 की बात है। वो पूरे पेज का फीचर मेरा था, तो उसमें उस स्कूल का कि देखिए एक बहुत अच्छा मॉडर्न स्कूल है, वहाँ पर एक स्कूल था बहुत अच्छा, डेली कॉलेज का, दोनों की तुलना मैंने की थी। देखिए इस स्कूल में अखबार पढ़ने पर रोक है और ये इनकी दशा ऐसी है, हॉस्टल है और सब ठीक है, संस्कृत वगैरह पढ़ाई ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ भी हो रहा है। तो मालिक बड़ा हुआ, बाहर कई लोग आ गए और उन्होंने बड़ा विरोध भी किया, लेकिन माथुर साहब ने उस समय मुझे ज्यादा बचा लिया, कहना चाहिए। तो ठीक है, जो दिखा था फोटो में छाप दिया, आपका वर्षन होगा तो छाप देंगे, आगे से नहीं होगा। तो वहां से लेके चंद्रा स्वामी का उदाहरण मैंने आपने दिया कि फिर एक आध स्टोरी दोबारा टाइप में की गई, हिसाब किताब का गड़बड़ था चारे का। तो एक नेता या जिससे कहते हैं कि धार्मिक समुदाय से भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहलाया कि ट्रक से कुचलवा देंगे। अच्छा। हाँ, तो ये मैं जब संवाददाता तक की बात है, तो उसमें मतलब जो है, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, तो उसी संबंधित लोग थे, कहना चाहिए कि ग्वालियर से संबंधित थे, सिंधिया जी से भी उस समय मेरा परिचय हुआ। तो उन्होंने कहा आप घबराइए मत, वो भी उनके परिवार से जुड़े हुए नेता भी थे, बल्कि उनके ही सिंधिया परिवार के एक प्रमुख उनमें से माने जाते थे, लेकिन उनके भी उनसे मतभेद थे। तो मेरा मतलब कि ऐसी धमकी तो उन्होंने बाकायदा सीधे कहा ट्रक से चलवा दी। तो अब वो खैर मैं डरा, मुझे लगा कि ठीक है, उस बात भी स्टोरी पर कहीं उस तरह की उनका भी डायरेक्ट नाम चले, कुछ से बात हो गए थे और चूंकि उससे वो जुड़े हुए थे उस आर्थिक मामलों से। तो ऐसा हुआ। फिर चंद्रा स्वामी वाला तो मैं बताया कि उनके साथ भी तो उनकी धमकियां तो नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे लालू यादव हुआ, बिहार में जरूर ऐसे मौके ज्यादा आए, क्योंकि मैंने कहा ना दिल्ली में खतरे कम है, दिल्ली में आपको सुरक्षा या डर भी रहता, चलिए कोई खूब बचाएगा नहीं बचाएगा जो होगा। वहां पर था, वहाँ बाकायदा एक स्टोरी हमने छापी, लालू यादव के समय तो धमकी थी कि गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक आध बार ऐसा हुआ कि रात को गिरफ्तार हो सकते हैं, तो मैंने अपनी पुस्तक के बहाना कुछ और लेते थे, ये नहीं कि उस चारा कांड पे गिरफ्तार करेंगे, कुछ और केस बना देंगे, आपने कुछ छापा है, ये किया है, क्या है, खास करके है मंदिर विवाद तो उसमें चल रहा था, उस मुद्दे को लेकर के उनको लगा कि इस बहाने से इनको सांप्रदायिक चीज छप गई हो गया तो कर रही है। तो मैंने उसके बाद जो है वो काटे, जो छपना है छपता रहा। इसके बाद फिर जो है वो एक मौका और आया, तपेश्वर सिंह महानेता सहकारी आंदोलन के, उनके बड़े सहकारिता के उनके जो क्षेत्र के नेता थे, उनकी कुछ गड़बड़ियों के ऐसे आए कि साहब वो एक ही, उस समय हवाई जहाज 2-4 ही चलते थे दिन भर में पटना से, तो एक ही विमान सुबह 8 बजे जाता है दिल्ली की तरफ, एक उस समय जैसे होता है ना, एक इधर से दिल्ली से आया है वो कलकत्ता जाएगा। तो इस तरह के उनके आर्थिक मामले थे जिसमें उनके दोनों के टिकट के पैसे लिए हुए थे। एक ही समय में 2 हवाई जहाज में तो आदमी बैठ नहीं सकता है, वो अलग सुबह का शाम का तो टिकट दिखाने का चल जाएगा। ऐसी कुछ और भी चीजें थी, तो हमने फ्रंट पेज पर उनका बारे में छापा। उनके बेटे, वो नेता उतने नहीं थे, लेकिन तो वो एक बार रात को ऑफिस आए 9 बजे के आसपास खबर छपने के बाद, और उनके हाथ में पिस्टल भी था। तो हमारे रिपोर्टर ने फोन किया घर पर, थोड़ा सा नजदीकी में रहता था, पहले मैं किसी बंगले में था, बाद में सेफ्टी के लिहाज से कहे या सुविधा के हिसाब से ऑफिस के पास रहना है तो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट। मैंने कहा सर वो आपका पता पूछ रहा है, वो यहाँ पूछने आए थे और कहते हैं कि कहाँ है, और संपादक बताओ मुझे मिलना है। उसके पास पिस्टल भी लटकी हुई थी। मैंने कहा मैं खाना खा रहा था, 9-9:30 बजे की बात है, पता क्या नहीं, आप नहीं बताओगे तो दूसरा कोई बता देगा, उसको क्या है चौकीदार बता देगा, कहीं भी देख लेंगे। तब तो मोबाइल वाइल नहीं होते थे ना, फिर मैंने कहा आने दो, मैं तो भी खाना खा रहा हूँ, बीच में आएंगे तो आएंगे खाना। आए बैठे, सूचना तो आई गई थी कि आने वाले हैं, अपनी इच्छा भाई को थोड़ा सा, तो उन्होंने अपना जो भी बातें कहना थी एकदम, तो चूंकि घर में घुस के परिवार के बीच में एकदम वो तो नहीं करते कि बंदूक निकाल लेंगे, फिर उन्होंने मुझे काफी इस तरह से कहा कि ये बहुत गलत छापा, बहुत गलत किया गया, ये किया गया, खाना खाते, क्योंकि मैंने अपने संवाददाता यही कहा था कि बात की फोन किया, मैंने उनसे कहा कि देखिए वो या तो खाना खा लेंगे या गोली खा लेंगे, गोली सड़क पे मारेंगे, इससे बेहतर है घर में आके मार जाएंगे, घर में आके मार जाएं जी। तो उन्होंने फिर उन्होंने बात किया, पानी वानी दिया, चाय भोजन करना है, भोजन के वक्त आप नहीं पहले ये बताइए मैं आया इसलिए कि आपने सबूत थे। तो उनको कई बातें मैंने बताई कि मेरे कितने कांग्रेस के नेताओं से भी बहुत अच्छे संबंध दिल्ली में रहे हैं, तो मेरा कोई कांग्रेस के प्रति दुराग्रह नहीं है, तो उनके साथ था। तो मेरा ख्याल जब वो आए तब हो सकता है कांग्रेस की सरकार क्लियर नहीं याद है, लेकिन हमने कहा कि वो ऐसा कुछ है नहीं है,
फिर थोड़ी देर बाद ये समझ में आ गया कि ये तो इनको पास जब किसी ने हमारे आदमी ने तो इनको दिया ना कागज। जैसे चारा कांड में मुझे कोई सपना थोड़ी आया, चारा कांड में भी उन्हीं के एक अधिकारी ने ला करके पूरी चार्टर्ड जो पुलिस रिपोर्ट थी आर्थिक मामलों की वो पूरी ला करके दे दिया था, जिसमें उनके दस्तखत भी थे, कागज दे दिए थे। इसी तरह से इनके टिकट के कागज के दे दिए थे, टिकट ऐसे हुआ, और क्या क्या गड़बड़ियां की हैं उसके कागज ला कर दे दिए। तो मैंने कहा देखिए आपका आदमी यदि आकर के देता है, आपका मतलब आपको किस मेरे हाथ में सबूत थे, तो मेरा यदि ये तो होता कि भाई वो सिंह है, राजपूत है, तो उनको निपटाना है, और मैं वहां का कोई लेना देना नहीं था। और कांग्रेस तो बात भी शायद संतुष्ट होकर चले गए और मेरा कोई झगड़ा उनसे भी नहीं रहा। तो ऐसे कई अवसर आए, यहाँ चौटाला मान लो वो नाराज रहते थे, किसी सिंगर को हटाया तो उन्होंने एक शादी में मिले, अजय शर्मा जी के यहाँ शादी में मिले, तो कहा कि आपका एक चिट्ठी मैंने संभाल के रखा हुआ है, मड़वा के रखा है। अच्छा मैंने सोचा इनसे मैंने किसी को काम में तो किसी को जिंदगी में कभी ऐसी सिफारिश चिट्ठी नहीं लिखी अपने लिए, तो संभाल के रखा है। मैंने तो थोड़ा शादी के उसमें मिले थे, रजत जी ने मिलवाया था, तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा भी मेरे नाम पर किसी और ने चिट्ठी, तुमने थोड़ी देर बाद खुले वो लाला जी ने कहा कि नहीं वो आपने संवाददाता को कहा था कि तुम मेरी इसके समर्थन में रोज ऐसे जिंदाबाद लिखते रहोगे, तुम ऐसे ही लिखोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो मेरे लिए कोई लिखता था तो आपने उसको कहा निकाल दिया जाएगा, रोज आपके एक तरफा बाहर यही इंप्रेशन है कि आप उसको खरीद के जो भी है वो करते थे। बाद में फिर आउटलुक में तो उनका बाकायदा वो कांड बांड जो गड़बड़ करते थे वो सब भी छपा, लेकिन जबकि आउटलुक के लोकार्पण कार्यक्रम में वो भी आए, बिल्कुल चौटाला गए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि उसमें भी हमने सबको रखा था कि हर पार्टी के नेता प्रमुख मने अडवाणी जी, भैरव सिंह शेखावत, सुषमा स्वराज, अजीत तिवारी, मुलायम सिंह यादव, मतलब शरद यादव, तो ये हमारा ये था कि भाई हमें कोई किसी पार्टी एक से लेना देना नहीं है ना, हमारा एक निरपेक्ष भाव से अखबार निकालने का काम। जब हमने नई दुनिया लॉन्च किया दिल्ली में, तब भी मैंने वहाँ कहा कि देखिए हो सकता है उसमें हमने किसी को मंच पे नेता को नहीं बिठाया, होम मिनिस्टर भी शहर के थे, देश के थे, उससे बड़े बड़े नेता थे, सबसे कहा कि हम यहाँ शुभा मुदगल जो है गुलजार, ये सब लोग करेंगे और मतलब साहित्य कला के क्षेत्र के लोग लोकार्पण। लेकिन नेताओं से कहा कि हो सकता है कल आप आए, फूल उनको जरूर हाथ में दिया एक, और साथ में कहा कि हो सकता है कि 2 दिन बाद आपके कोई गड़बड़ होगी तो छपेगी अखबार, ऐसा होता है। तो ये एक इसे खतरे मोल लेना पड़ता, चाहे वो गोली लेकर के आए, सड़क पर भी मार सकता है, घर में मार सकता है, जेल भेज सकता है यदि आपके मन में अपराध नहीं किया है कानून। जबकि इत्तेफाक ये है कि मुझे कभी भी ऐसे केसेस में, डिफेमेशन केस में भी ज्यादा नहीं जाना पड़ा था कभी भी, और वकील ही निपटते रहे। एक आधी मामला चौटाला हरियाणा में हुआ जहाँ 1-2 बार मुझे जाना पड़ा सुनने के लिए, लेकिन जेल या सजा नहीं हुई किसी भी केस में। इसकी वजह यही है कि कई बार ऐसा खतरे झेलना पड़ते हैं। जी सर, कार्यक्रम का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और चूंकि एक 5 दशक का आपका अनुभव है, तो इंदिरा गांधी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के कार्यकाल को आप देख रहे हैं, आपने बारीकी से चीज़ों का अनुभव कर, बड़े बड़े संस्थानों में आपने काम किया है और तमाम राजनीतिक पदों पर लोगों को नियुक्त होते हुए देखा है। वर्तमान में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा समूह है जो ये कहता है कि देश में तानाशाही है, एक अघोषित इमरजेंसी चल रही है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, उनको लिखने नहीं दिया जा रहा है, और सत्ता पक्ष के पक्ष में जो पत्रकार लिख रहे हैं उन्हें गोदी मीडिया के नाम से संबोधित किया जा रहा है। कई बार आपके ऊपर भी आरोप लगा दिया जाता है कि आप सरकार से अपनी नज़दीकियां बढ़ाने के लिए सरकार के पक्ष में लिख रहे हैं। नए IT नियम भी अब तो सरकार ने लागू कर दिए हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या है जो सरकार ने नए IT नियम बनाए हैं वो लोगों को और कंट्रोल करने के लिए बनाए हैं या देश की संप्रभुता अखंडता के लिए? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि सरकार, मैं तो पहले से कहता रहा हूँ कि भाई कुछ नियम कानून होना चाहिए, और अदालतें हैं, यदि नियम कानून में यदि कुछ गलत, जैसे आज ही राजद्रोह के मामले पे हम लोग ने भी, मैं खुद भी उसके पक्ष में नहीं रहा कि राजद्रोह का मामला की संपादक पे लगा दे, जब तक वो ऐसा नहीं छाप रहा है कि चीन से ही पैसा लेकर के या चीन के समर्थन में या पाकिस्तान के। तो हर मामले में राजद्रोह में कोई संवाददाता कहीं मुजफ्फरपुर में है तो उसको आप राजद्रोह कर देंगे, क्योंकि वो धारा है, खाली कहने को मिलता है ना, जैसे धोखाधड़ी का धारा है तो किसी नाम पर कर दीजिए। तो इसी तरह IT कानून बनाए जाने में मैं तो इसलिए हूँ कि कहीं न कहीं कोई तो लक्ष्मण रेखा होगी, और यदि हम पर कोई कार्रवाई, जैसा मैंने कहा डिफेमेशन लॉ तो पहले से रहा है, इस तरह के कई कानून ऐसे रहे हैं जिसमें आप यदि कोई गड़बड़ी की है, आपने मैंने आर्थिक मामलों को गड़बड़ी, तभी तो मुझे सरकार कर सकती है। IT के रूल्स के आधार पर भी यदि कोई हमने सही काम नहीं किया है तब तो कुछ समस्या आ सकती है, उसको लेकर के संशोधन हो सकता है, अदालत में जा सकती है।
मेरा मानना है, और जैसा आप जिस में मैं कहूँ, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, मेरा मानना है कि कुछ प्रेस काउंसिल के पास भी, ये कई बार मैं तो अपनी रिपोर्ट में भी और इवेंट किया कि उसके पास भी कुछ अधिकार होना चाहिए। तो यही कहे कि भाई 15 दिन आपका कार्यक्रम पर ये आपको होगा, आपके विज्ञापन पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, छोटा मोटा कुछ प्रावधान हुआ है, लेकिन कोई सजा का प्रावधान प्रेस काउंसिल के पास भी नहीं। आईटी में कोई तीखा ऐसा कानून हो कि भाई आप कुछ विदेशी संस्थानों पर यदि कुछ रोक होती है तो होना चाहिए, क्योंकि उनके अपने हित हैं, वो अपने, जैसा मैंने कहा, मेरे अमेरिका से मेरे संबंध रहे, चीन भी, मैं चीन के लोगों से उनके निमंत्रण पे भी मैं गया हूँ, पाकिस्तान भी, तो एटर्स हमारे एटर्स को जब बुलाया गया था मुशर्रफ के समय में तब भी गए। तो पूर्वाग्रह हमारे नहीं, लेकिन आप उनके साथ ही कोई ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिसका उपयोग होता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक दबाव की बात, ये सही आप कह रहे हैं कि जिससे प्रधानमंत्री के साथ मेरे संबंध क्या, मोदी से रोज मिलना या उनसे वहां से मुझे पास तो कोई आती नहीं सूचना, बल्कि मैं बीच में कहा कि भाई तो बीजेपी का भी जो बुलेटिन लोगों को भेजता है मेरे पास वो भी नहीं आता है, तो ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, यदि कोई स्थायित्व तो सरकारें हो, जैसा मैं कहा कि भाई आप यदि काम कर रहे हैं, कल अरे आनंद जी कल कहाँ होंगे पता नहीं चलेगा, या कुछ सरकारी गठबंधन सरकारों को अनुभव मैंने देखे। तो विदेश जाने का, मेरा जर्मनी जाने का कारण यही था, उस समय जनता पार्टी टूट के कगार पर थी। आप यदि मेरा वो देखेंगे 79 में मैं जिस समय विदेश गया, उस समय मुझे लगा कि देश में तो मानेकशा आ जाएगा। मैं 26 साल की उम्र थी मेरी, तो मुझे लगा कि देश में मानेकशा ही आ जाएगा, पता नहीं चूंकि इंदिरा गांधी रही नहीं, मोरारजी भी नहीं जा रहे हैं, चरण सिंह भी नहीं रहेंगे, पता नहीं वापस फिर से कोई सरकार ऐसी आएगी तो सैनिक तानाशाह तो ना आ जाएगी, पड़ोसी हम लोग देखते रहते थे। तो आज भी मेरा मानना है कि कोई सरकार हो, उसको वोट के जरिए बदलने की बात, और जो अखबार के मालिक या पत्रकार सोचते हैं कि सत्ता बदल देंगे, हम आजादी वाले जैसा होता था वैसा करेंगे, मैं उसके आजादी का आंदोलन ब्रिटिश के खिलाफ, यहाँ लोकतांत्रिक सरकारों को बदलने का हम आलोचना करें, हम कमियां बताएं कि अस्पतालों में सुविधा नहीं हुई, कोरोना में दिक्कत आई, लेकिन होता क्या है कि आप यदि कहते हैं कि नहीं ये कुछ अच्छे इसमें प्रावधान है, यदि किसानों को यदि पैसा मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, मैं तो इसी गाँव से आया हूँ, तो मुझे 12,000 मैं गाँव में बात करता हूँ आज भी किसी को, वो कहते हैं चलो हमें इतना तो खाद पैसा मिल गया, जिसकी 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, यदि मैं उसके समर्थन में कहता हूँ कि हाँ जरूरी है, अच्छा है, इसलिए उसके खाते में पैसा चला गया, तो आप मोदी के समर्थक हो गए। यदि मैं कहता हूँ कि रसोई गैस, मेरी माँ तो चूल्हे में धुआं करके खाना बनाती थी, तो मुझे दर्द मालूम है, गैस की सू मिला, हो सकता है जैसे हमारे यहाँ स्टोव भी होता था और गैस होती थी, तो जब उसकी गैस की उसमें कमियां थी तो होता था भाई अभी आनंद आए हैं, जल्दी से उस पर बना दो, या अभी आनंद के पिताजी आए हैं, उनके लिए अच्छा सा कुछ खाना बनाना है, तो लगे कि हमारे यहाँ गैस है, परिवार में बहन के लिए आया है। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, यदि वो अच्छे काम है, उनमें जो कमी आएगी उसके बाद वो गैस का पैसा नहीं कमा पा रहा है, वो भी लिखे, स्किल डेवलपमेंट यदि अच्छा काम है तो अच्छा लिखे। तो अभी क्या है, दूसरा जहां तक दबाव की बात है, तो 2 उदाहरण दूंगा। दिल्ली में एनडीटीवी चलता है, रवीश जी प्रोग्राम करते हैं, रोज का आलोचना करते हैं, क्या हुआ, क्या बंद हुआ, रवीश जी को कोई जैसे हमको धमकी गोली मारने की मिली, उनको चिट्ठियां आती होगी, मैंने मैसेज आते हैं, लेकिन वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, एनडीटीवी दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों चल रहे हैं। एक बड़ा उदाहरण, जो चैनल नाम करें इसलिए चर्चा करें। दूसरा बड़ा, इससे भी बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, गुजरात समाचार और संदेश, गुजरात के 2 बड़े अखबार हैं, सबसे बड़े अखबार, इन दोनों में, इवन दिव्य भास्कर में भी, मैंने सुना उसमें भी, लेकिन इन दोनों में तो अभी हेडलाइन 2 हफ्ते पहले भी आप यदि उनके अखबारों की कटिंग लगा के अपने प्रोग्राम में भी दिखा सकते हैं कि उनमें कितनी तीखी हेडलाइंस, लाइक टेलीग्राफ की जो चर्चा करते हैं लोग, वो छप रहा है, टेलीग्राफ में भी छप रहा है। वो यदि छप रहा है, यदि जैसी तानाशाही होती, यदि ऐसा दबाव होता, क्या ये अखबार जीवित रह सकते थे, या उनको दबाव बनाकर नहीं रुका सकता? उसकी वजह क्या है कि कई बार इंदिरा गांधी के भाषण मेरे पास रखे हुए हैं, वो भी कहती थी विदेशी मीडिया ये जाट, इवन नेहरू कहते थे झूठ प्रेस, तब भी प्रेस के प्रति पूर्वाग्रह हर प्रधानमंत्री कहता रहा है। अब कुछ दबाव ज्यादा आप महसूस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट मतलब आवश्यकता ज्यादा महंगा अखबार को निकालना है, आप 5 लाख कॉपी छाप रहे हैं, तो हो सकता है आपको ज्यादा आमदनी की जरूरत है, तो आप मालिकों को ज्यादा दबाव महसूस होता होगा कि हमें दिक्कत आएगी। लेकिन सरकारी विज्ञापन तो कम छोड़िए ना, उससे ज्यादा तो प्राइवेट विज्ञापन आदमी कहता है कि मिलेगा, लेकिन यदि आपकी छवि ठीक नहीं है, आपके संबंध ठीक नहीं है, आपका अखबार का सब्सक्रिप्शन 30,000 है, तो कौन विज्ञापन देगा? ये मिला जुला है। इसमें ये ठीक है कि कई बार जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो हो सकता है कहते हो भाई आप क्यों छाप रहे हैं आनंद, ये क्यों दिखा रहे हैं आप, या हमें कांग्रेस की आलोचना राहुल गांधी के बारे में कोई कमियां हैं तो वो लोग फीड कर देंगे, राहुल गांधी के लोग मोदी जी की फीड कर देते हैं। तो ये दबाव आपके मानने पर है। और एक अंतिम बात, नेशनल हेराल्ड तो किनका अखबार था? नेहरू का। बिल्कुल, सारे अखबार बिके हुए हैं। नेशनल हेराल्ड तो मोदी जी नहीं नियंत्रित कर रहे हैं,
तो आज भी डिजिटल उसका एडिशन निकल रहा है, हमारे ही साथी उसमें काम कर रहे हैं, आज भी उनके साथ हैं। तो लेकिन वो तो डिजिटल है या कुछ कंपनियां छपती है नाम के लिए, जो अदालत पे जाती है, बाजार में ज्यादा दिखती नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ, बुराई के रूप में नहीं कह रहा हूँ। कोई भी पार्टी या कोई व्यवस्था जिसको लगता है दबाव था, वो धड़ल्ले से वायर है, सिद्धार्थ चलाते हैं, कई चीजें ऐसी आलोचना की चल रही है डिजिटल के सारे कानून के बाद भी केस। अच्छा, नोटिस तो मेरे पास या विनोद मेहता के पास या राजेंद्र माथुर के खिलाफ कितने आए हैं, तो ये कहना कि आज आ गए हैं ऐसा नहीं है। सरकार के या सरकार के जुड़े हुए लोग करते थे तब भी, विश्व परिषद के लोग, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, वो हमारे कुछ चिट्ठी लिखते थे, आतंकवाद से पंजाब पे आए तो उनकी चिट्ठियां बहुत आती थी, 500 चिट्ठियां आती थी। आजकल आपका मेल या ट्वीट होता है, तब पोस्ट कार्ड एक ही आदमी 100 आदमी चिट्ठी लिख देगा, उस तरह की लिखवा देगा और भेज देता। तो मेरा मानना है कि दबाव थोड़ा बहुत जो महसूस करते हैं वो राज्यों में दबाव, ये मैं अभी कहूंगा, राज्यों के मुख्यमंत्री, चूंकि राज्यों में कई सुविधाएं चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सर्कुलेशन के लिए विज्ञापन चाहिए, वहां दबाव अधिक है। आज बीजेपी सरकार हो, ममता सरकार हो, तो लेफ्ट की सरकार हो, उन सबके दबाव। मामन मैथ्यू जी ने का कांग्रेस ने भी झेला, तो मैंने किताब में भी लिखा है, कांग्रेस ने भी उनको तंग किया और कम्युनिस्टों ने भी तंग किया। तो तंग किया मतलब उस समय दबाव जिस तरह का, तो बाद में अखबार चल रहा है, मैडम आज भी है, वो रोज ये शिकायत नहीं करते। और आईटी नियम, एक लाइन और बताओ आपको, बाद में जाके एचएस गेट में मालूम हुआ कि आईटी नियम को लेकर के बड़े बड़े संस्थानों के ही संपादक या प्रकाशकों ने ही चिट्ठी भेजी सरकार को कि ऐसा बनाइए। अब उसमें कुछ लोग, डेमोक्रेसी में ये सही है, असहमत होने का अधिकार है, उससे असहमत होने का अधिकार है। जब मैं कहता हूँ कि भाई लाशें दिखाना, हमने ये सिखाया गया है कि लाश नहीं दिखाई जाए कवर पर, लोग देख करके वो होंगे। कितने लाखों हजारों बच्चे और हमारे जैसे संवेदनशील लोग उसको देखकर विचलित हो गए, मेंटली डिप्रेस हो गए। उन लोगों के लिए ऐसी चीज न मीडिया करे। लेकिन कहा गया आलोक जी तो सेंसरशिप चाहते हैं, मोदी जी के साथ मिल गए। अरे भाई, मैं तो खाली कह रहा हूँ ऐसा मत दिखाओ कि जिससे टेलीविजन देखे ही नहीं, मेरा प्रोग्राम भी ना देखे, आनंद का भी ना देखे या आपका भी ना देखे। वो कहे कि भाई मेरे चैनल देख करके डिप्रेशन, मेरे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं क्योंकि कितना भयावह चित्र दिखा है। जानकारी दी जाए, लेकिन ऐसे लाशों को दिखा करके आप लोगों को डिप्रेस करते हैं। अमेरिका में इतना नहीं कर रहा है, जर्मनी में नहीं कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, तो उस पर भी कहेंगे तो आप साथ में हैं या आप विरोध में हैं। तो वो आप अभी राजनीति पत्रकारिता में मानने लगे कि आप मेरे हैं या पहले दूसरे के, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कुलदीप नायर बिल्कुल कट्टर, मतलब सेकुलर विचारों के थे, नेहरू से लेकर के आखिर तक। और के.आर. मलकानी जी बहुत ही ज्यादा संघ के ही आदमी थे, कितने ही संघ के नाम में बता सकता हूँ, जो उस समय संपादक रहे। वो आपस में बहुत अच्छे उनके संबंध थे। कई लोग राइटिस्ट जिसको माना जाता था, किसी को लेफ्टी माना जाता था, कोई कांग्रेसी माने जाते थे, कोई उनके पास निखिल चक्रवर्ती बहुत लेफ्ट के थे, लेकिन नरसिंह से बहुत संबंध थे। कई टकराव भी होते थे, कम्युनिस्ट विचार तो अलग ही थे। तो मेरा मानना है कि आज भी ये दबाव का हुआ परसेप्शन बहुत खराब है। हमारा नुकसान सोसाइटी में, मीडिया की क्रेडिबिलिटी इससे गिर रही है। खुद पत्रकार जब कहते हैं कि दबाव है और कुछ नहीं छाप सकते, तानाशाही आ गई है, पिछली सरकार में क्या नहीं होता था, इस पर चर्चा न करके आगे कोई आ जाएगी तो क्या, जो यूपी की पहले सरकारें रही तब दबाव मायावती के या मुलायम सिंह जी के समय में नहीं, हल्ला बुल का एक चित्र है इस पुस्तक में, उसमें भी कोई अखबार ब्लैकमेल कर रहा था, तो वो घटनाएं भी हैं। तो मेरा मानना है कि दबाव मानने पर है खुद और समझने पर है, और थोड़ा दबाव होगा भी तो उसको ज्यादा लोग करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा गिरा रहे। जी, तो चलिए आलोक जी, वैसे अगर देखा जाए तो आपका व्यक्तित्व और आपका अनुभव इतना है कि मुझे नहीं लगता कि 50-55 मिनट में या 1 घंटे में आपके व्यक्तित्व को जो है समेटा जा सकता है, सहेजा जा सकता है। लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। आपने हमें समय दिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी जब भी हमें लगेगा कि आपके अनुभव की हमें आवश्यकता है, आपके सुझावों की हमें आवश्यकता है, तो ज़रूर हम आपको हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया।